नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह आज भी हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं फेफड़ों की समस्या के बारे में। जब भी हम बात करते हैं फेफड़ों की समस्या की तो अक्सर सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी या टीबी जैसी बीमारियां हमारे दिमाग में आती है। लेकिन आज हम एक और गंभीर बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है फेफड़ों में पानी भरने की समस्या। क्यों होती है ये समस्या, क्या कुछ उसके लक्षण होते हैं और क्या इसका आधुनिक निदान है? आज के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हेलो डॉक्टर में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश गोदारा। आप पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर राकेश गोदारा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। धन्यवाद। यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, यदि आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर हैं 2704098 और 2704999। जयपुर से बाहर वाले दर्शक इस नंबर से पहले 0141 लगाना ना भूलें। साथ ही आपको बता दें कि हमारा ये हेलो डॉक्टर कार्यक्रम YouTube पर भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है। आप YouTube के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और डॉक्टर साहब आपके सवालों का जवाब देंगे। तो डॉक्टर राकेश, शुरुआत करते हैं। बहुत ही गंभीर और बहुत ही अलग टाइप की समस्या की हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी श्वास की या फेफड़ों की होती है तो सांस फूलना, टीबी, खांसी, इस तरह की ही बातें दिमाग में आती हैं। पानी भरने की समस्या के बारे में हम क्यों आज बात कर रहे हैं? आपने बहुत सही सवाल उठाया एंड जो कि फेफड़ों में पानी भरना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बट इग्नोर्ड है और इसके बारे में काफ़ी सारे मिथ भी हैं और साथ में एक इसकी डायग्नोस्टिक जो अभी तक कैपेबिलिटी है, उसके जो हमारे रिसोर्सेज या हमारे जो टेक्निक है वो लिमिटेड है। तो आज की टॉक से मैं चाहूँगा कि दर्शक हमारे ये समझे कि फेफड़ों में पानी क्यों भरता है और उसके लिए हम अर्ली कैसे उसके डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट होगा। बिल्कुल, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। लेकिन जब हम बात करते हैं पानी भरने की तो वाकई बहुत गंभीर समस्या लगती है। क्या कुछ लक्षण होते हैं? कैसे मालूम चलता है कि ये समस्या साधारण खांसी नहीं है या कोई साधारण सांस लेने की तकलीफ नहीं है बल्कि कुछ और गंभीर रूप है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो जैसे ही फेफड़े में पानी भरता है, फेफड़े में होता क्या, देखिए जो हमारे दोनों फेफड़े होते हैं उनके बाहर एक बहुत पतली झिल्ली का कवर होता है ना। फेफड़े जो हमारी चेस्ट वॉल है या थोरेसिक कैविटी है, उसके अंदर दोनों फेफड़े हैं, उनके ऊपर एक झिल्ली का कवर रहता है और एक ये पॉकेट टाइप होती है जिसमें कि बहुत थोड़ा पानी रहता है और इस पानी से हमारे फेफड़े ग्लाइड करते रहते हैं, स्लाइड होते हैं जब हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं। तो नॉर्मल जो हमारा फिजियोलॉजी है या नॉर्मल अवस्था में क्या होता है, इसमें थोड़ा पानी आता है, थोड़ा पानी वहाँ से निकलता रहता है। बट बिकॉज बहुत सारी कंडीशंस है जिनमें कि हमारा जैसे टीबी, कैंसर या कोई अन्य इन्फेक्शन या बहुत सारी और बीमारियां जिन पे हम चर्चा करेंगे, इन कुछ कारणों से क्या होता है कि वहाँ पानी रुकने लग जाता है फेफड़े के बाहर उन झिल्ली में या उस थैली के अंदर, जो कि पोटेंशियली ना के बराबर होती है झिल्ली। जब ये पानी भरना वहाँ इकट्ठा होता है तो पेशेंट को कई बार बुखार, लंबा बुखार बना रहता है या खांसी के साथ में पेशेंट को थोड़ा बहुत चेस्ट पेन होगा, ठीक है, सीने में भारीपन लगेगा क्योंकि उसको लगेगा कुछ हैवी है, ठीक है, और पेशेंट को वेट लॉस होना, ठीक है, सांस फूलना, ये समस्याएं भी साथ में होती है। बट इनके साथ में अगर पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है एक पर्टिकुलर और लगातार होता रह रहा है और साथ में उसको ऐसा लग रहा है कि हैवीनेस है अगर, तो इन केसेस में जब पेशेंट को कार्डियक हिस्ट्री नहीं है या कार्डियक इश्यू नहीं है, ईसीजी आपका नॉर्मल आता है, तो डेफिनेटली हमें सोचना चाहिए कि फेफड़े में पानी हो सकता है और उसके लिए हम आगे की इन्वेस्टिगेशन करवाएं। बिल्कुल, जो आपने अभी तक लक्षण बताए तो अक्सर ऐसा समझा जाता है कि सर्दी का मौसम है या मे बी खान पान में कुछ ऐसा आ गया या कुछ एलर्जी है। किस तरह से समझ सकते हैं और साथ ही में क्या ये किसी भी उम्र में हो सकता है या एक उम्र में जाकर ही इस तरह की समस्या आती है? फेफड़ों में पानी किसी भी उम्र में भर सकता है, क्योंकि देखिए फेफड़ों में पानी, जैसे मैंने आपको बताया कि झिल्ली में जब पानी इकट्ठा होता है तो उसके कारण कई हैं, क्योंकि जैसे हमने सिम्टम की बात की, अब कारण में इंडिया में हमारे सबसे मुख्य कारण जो है ट्यूबरक्लोसिस है और मैलिग्नेंसी जो कैंसर होता है और कई बार न्यूमोनिया है, उससे भी फेफड़ों में पानी भर जाता है। इसके साथ में हमें क्या होता है कि ये भी ध्यान रखना है, कई बार किडनी के पेशेंट्स या हार्ट के पेशेंट्स जिनकी हार्ट की पंपिंग या फंक्शनिंग कमजोर है या लीवर के पेशेंट्स जिनको लीवर सिरोसिस है, इन कारणों से भी कई बार हमारा बॉडी में जो फ्लूइड का बैलेंस जो है, क्योंकि बॉडी में हमारा क्या होता है किडनी या हार्ट जो है अगर एडिक्वेट पंपिंग करते हैं, किडनी हमारी एडिक्वेट फंक्शनिंग करती है
तो हम हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो यूरिन के थ्रू निकालते हैं। लेकिन अगर हमारा किडनी काम नहीं करती है और प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती है तो वो पानी हमारी बॉडी की कैविटीज में इकट्ठे होने लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें सबसे कॉमन जो जगह है पानी भरने की वो हमारा फेफड़े होते हैं। तो किडनी कमजोर होने से, हार्ट की पंपिंग कमजोर होने से, और तीसरा जो होता है हमारा लीवर कमजोर होने से। लीवर सिरोसिस होता है, उसमें हम जानते हैं कि लीवर सिरोसिस में पेट में पानी भरता है जिसको हम बोलते हैं एसाइटिस, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो पेट का पानी भी हमारा लंग्स तक आ जाता है। तो इस तरह से इनके अलावा और भी बहुत रेयर कॉजेज होते हैं जिनके लिए हम प्रॉपर एक सिस्टमिक तरीके से इवैल्यूएशन होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि फेफड़ों में पानी भरने का कारण क्या है। जी, डायबिटीज़ भी हम देखते हैं कि बहुत कॉमन है हमारे देश में और डायबिटीज़ कैपिटल भी कहा जाता है और ये बहुत ही भयावह स्थिति है। क्या ये भी कारण हो सकता है? शुगर पर से फेफड़ों में पानी भरने का कारण नहीं होती, बट अगर शुगर के कारण हमारा इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो उसके कारण हमें, अगर मान लो ट्यूबरक्लोसिस है तो उन पेशेंट्स में, या निमोनिया अगर होता है तो उन पेशेंट में जो निमोनिया सीवियर हो रहा है उन पेशेंट्स में हमारा निमोनिया या ट्यूबरक्लोसिस उनके साथ में पानी भरने की समस्याएं हो सकती है। बिल्कुल। तो कुल मिला के बात फिलहाल ये समझ में आती है कि यदि आपको लंबे समय से खांसी चल रही हो, आपको चेस्ट में, अपने सीने में भारीपन की तकलीफ महसूस हो रही हो, दर्द हो रहा हो, आपका वेट लॉस हो रहा हो यानी कि वजन लगातार गिर रहा हो, तो बिना किसी देरी के अपने चिकित्सक से जाके परामर्श लें, क्योंकि हो सकता है कि साधारण खांसी जुकाम सर्दी ना होकर के कोई और भयावह समस्या हो या फेफड़ों में पानी भरने लग गया हो। क्या मैं ठीक कह रही डॉक्टर साहब? राइट। तो अब इसकी आगे जिसे प्रोसीड कैसे करते हैं, आपने बिल्कुल सही पहचाना जी। जब इस तरह के जब हमारे लक्षण होते हैं और हमें लग रहा है कि ये सामान्य तरह से हमारा एंटीबायोटिक या सिंपल जो रेगुलर ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, तब उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और उनमें सबसे पहले हमारा सबसे मुफीद जो है इन्वेस्टिगेशन है, जो सबसे बेसलाइन होता है वो हमारा चेस्ट एक्सरे होता है, ठीक है। और उसके साथ हम कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी कराते हैं। तो बट होता क्या है, चेस्ट एक्सरे अपने आप में एक इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि हमें ये पता लगाता है कि फेफड़ों में पानी हो सकता है। आपकी चर्चा जारी रखेंगे। हमारे एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ में, डॉक्टर प्रदीप साहू। डॉक्टर प्रदीप साहू, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। आपको बता दें डॉक्टर राकेश की डॉक्टर प्रदीप साहू भोपाल से हमारे साथ हर कार्यक्रम में जुड़ते हैं और अपना एक सवाल पूछते हैं। जी, बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रदीप आपका। बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, नमस्कार डॉक्टर प्रदीप साहू, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है जी, प्रश्न पूछिए डॉक्टर प्रदीप। हेलो, हम आपको सुन पा रहे हैं जी। अच्छा, आवाज आ रही क्या? जी बिल्कुल, आवाज क्लियरली आ रही है आपकी। प्रश्न पूछिए। मैं भोपाल से प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये जनरली अपन सुनते हैं कि जो बॉडी में दो पार्ट्स होते हैं उनके ट्रांसप्लांट की संभावनाएं होती है खराब हो जाने पर। लिवर का भी हो जाता है, उसका एक टुकड़ा करके, वो भी जो अलग प्रोसेस है। तो जैसे लंग्स में दो लंग्स होते हैं, तो यदि दोनों लंग्स में से एक लंग्स खराब हो जाता है तो ट्रांसप्लांट की क्या संभावनाएं बनती है? दोनों लंग्स खराब हो जाए तो फिर क्या ट्रांसप्लांट की संभावनाएं बनती है? और यदि लंग्स का ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है तो इसका क्या कारण है? बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए डॉक्टर प्रदीप। देखिए, डॉक्टर प्रदीप ने जो सवाल पूछा है वो लंग ट्रांसप्लांट के बारे में पूछा है। वो एक अपने आप में अलग विषय है और उसकी एक पूरी अलग चर्चा है। उसमें हमें ट्रांसप्लांट कब करवाना चाहिए, उसके लिए कब स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, किन पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, उनको हम बोलते हैं एंड स्टेज लंग डिजीज होती है। जैसे हमारा एंड स्टेज लीवर डिजीज होता है, एंड स्टेज हमारा किडनी डिजीज होता है, इसी तरह से एंड स्टेज लंग डिजीज भी होती है जिनमें हमारे लंग्स जो है एक लेवल से ज़्यादा खराब हो चुके हैं और अब हमारे जो पेशेंट्स हैं वो लगातार ऑक्सीजन पे रहते हैं, ठीक है। और उन लोगों में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और या चलने पे उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है या उनकी मेडिकेशन है वो ऑप्टिमाइज हो चुकी है या मैक्स आउट हो चुकी है। उन पेशेंट्स को हमें पहले स्क्रीन करना होता है और उसका एक पूरा प्रोटोकॉलाइज प्रोसेस होता है जिसमें कि हम पूरा चेकलिस्ट में स्क्रीन करते हैं कि इन पेशेंट्स की फिटनेस, पहले तो ये पेशेंट्स उस कैटेगरी में फॉल होते हैं कि लंग ट्रांसप्लांट हो सकता है, फिर ये उसके लिए फिट है और थर्ड नंबर पे फिर उनको जो उनके लिए प्रॉपर ऑर्गन मिलता है कि नहीं मिलता है। बट उसका प्लूरल इफ्यूजन से अभी के जो इससे मतलब उसका कोई संबंध अभी नहीं है। जी प्रदीप जी, हमें उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अपनी चर्चा जारी रखते हैं। आप प्रोसीजर बता रहे थे क्योंकि जब बात आती है पानी भरने की तो डायग्नोसिस कैसे करें? हाँ, डायग्नोसिस कैसे करें और एक बहुत डर सा मन में आता है कि पता नहीं अब क्या होगा, कितना जीवन बाकी है, क्योंकि ये लंग्स, हालांकि सारे ही जितने भी ऑर्गन है सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लंग्स की जब बात आती है तो एक अलग सा डर भी आता है।
देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि फेफड़ों में पानी है, तो पहला बेसिक जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं चेस्ट एक्सरे, ठीक है। और ये एक बहुत कॉमन टेस्ट है, सभी लोग इसके लिए अवेयर हैं और जानते भी हैं। तो चेस्ट एक्सरे हमें कुछ हद तक जानकारी दे सकता है कि ये हमारा निमोनिया है या वहाँ पे पानी हो सकता है। मैंने ये बोला हो सकता है, इसका मतलब है कि हमारा चेस्ट एक्सरे 100% श्योर नहीं है कि वो आपको पानी के बारे में बता दे और पूरी जानकारी दे दे। वो आपको एक क्लू दे सकता है कि हाँ, इस पेशेंट में पानी भी हो सकता है। अब हम आगे कैसे बढ़े? तो जब हमें लगता है या हमें शक होता है कि इस पेशेंट में फेफड़ों में पानी है, तो उसके लिए सेकंड टेस्ट हमारा जो होता है अल्ट्रासाउंड फॉर लंग्स होता है, जो आजकल बहुत ही कॉमन नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। नॉन इन्वेजिव का मतलब, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड में कोई भी रेडिएशन नहीं है, कोई भी पंक्चर नहीं है और कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं यानी है। इसको समझा जाए तो उसमें कोई सोनोग्राफी सुई या है। किसी प्रकार की किसी औजार का इस्तेमाल नहीं एग्जैक्टली, होगा। सोनोग्राफी जैसे हम पेट की सोनोग्राफी करते हैं, इसी तरह से हम एक लंग्स की जो है फेफड़ों के बाहर, क्योंकि चूंकि ये पानी फेफड़ों के बाहर बढ़ता है, तो वहां पे सोनोग्राफी का प्रोब लगाकर हम देख सकते हैं कि वहां फेफड़ों में पानी है या नहीं है, एक चीज। दूसरा, अगर वो पानी है तो कितना पानी है, उसका अमाउंट कितना है, और उसका कुछ हद तक नेचर भी पता कर सकते हैं कि उसमें जाले बने हुए हैं या वो सिंपल पानी है। तो इस तरीके से हम फेफड़ों में पानी का कंफर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक तरह का बहुत ही एक्यूरेट मेथड है जो कि आपके पानी के होने या ना होने के बारे में मोर देन 95% बता सकता है कि पानी है। लेकिन उसने अभी तक ये नहीं बताया कि पानी किस कारण से बना है। जी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली, जानना। क्योंकि यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम कहते हैं कि जब पेशेंट्स को ये रहता है कि हाँ फेफड़ों में पानी है, तो पेशेंट इमीडिएटली बोलते हैं सर आप हमें पानी जो है सूखने की दवाई दे दो। हाँ। तो जब हम कहते हैं कि नहीं, पहले हमें पता लगाना होगा कि फेफड़ों में पानी भरा क्यों है, तो यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की, जिसको हम बोलते हैं कि हम पानी को डायग्नोसिस कैसे करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पानी को जो यूएसजी और सोनोग्राफी हम करते हैं, उसी के मेथड से या उसी के मदद से हम लोग सुई से एक पानी को निकाल देते हैं डायग्नोस्टिक मेथड से। एक सैंपल देते, बायोप्सी। एग्जैक्ट नोट्स बायोप्सी। इसमें क्या होता है, पानी आपका पड़ा है यहाँ पे, अब आपको पानी ने आपने अल्ट्रासाउंड से देखा और आपने एक निडल लिया, निडल से पंक्चर किया और पंक्चर करके आपने पानी को ड्रिन कर लिया, ठीक है ना। पानी आप उसमें एग्जैक्टली हमारा अल्ट्रासाउंड गाइडेड रहता है। ये प्रोसीजर आजकल हम लोग 100% अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं, जिससे कि इस प्रोसीजर के कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं। जीरो तो नहीं कह सकते, बट ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि आप इमेज गाइडेड प्रोसीजर कर रहे हो। आप देखकर आपको पता है यहीं पे पानी है, वहीं पे आप सुई लगाते हो, और ये हार्डली 5 to 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पानी को 20 से 50 ml के आसपास निकालते हैं डायग्नोसिस के लिए, और उसको हम पानी को जांच के लिए भेज देते हैं, ठीक है। और कुछ केसेस में हमें सीटी चेस्ट की भी जरूरत पड़ती है, जो कि हमें ये बताती है कि फेफड़ों में पानी जो है ओनली पानी है या उसके अलावा हमारा कोई निमोनिया या कोई फेफड़ों में कोई गांठ या कोई और कोई प्रॉब्लम तो पानी नहीं से है। मालूम चल जाता है। जो पानी की सैंपलिंग होती है, जब उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, उसके बाद क्या होता है, क्या कुछ पता चल जाता है उस पानी को देख करके? एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जांच के लिए हमें जो फेफड़ों में जो पानी होता है उसके लिए बेसिक जांच हमारी चेस्ट एक्सरे, उसके बाद सोनोग्राफी और सीटी प्लस माइनस रिक्वायर्ड जो एज पर क्लिनिकल कंडीशन रहती है। उसके बाद हम लोग बट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करते हैं जिसमें हम पानी निकालते हैं। अब जो पानी है उसको हम सैंपल्स को मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं, जिसमें कि हम टीबी, कैंसर, इन्फेक्शन, इन सब चीजों के लिए रूल आउट करने के लिए उसको भेजते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समस्या ये होती है कि पानी की जो उत्तर देने की क्षमता है या जो उसकी आंसर गिविंग कैपेसिटी है, यानी कि क्या है, हाँ मतलब वो कितना बता सकता है कि उसकी एक्यूरेसी क्या है, वो नियर अबाउट 25 to 40% है। इस पर और चर्चा जारी रखेंगे। एक दर्शक जुड़े हैं जोधपुर से, प्रेम कुमार हमारे। नमस्कार प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। बताएं क्या जानना चाहेंगे आप? हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन? जानना चाह रहा हूँ जी। मैम, आपको मेरे मारवाड़ की तरफ से, हेलो मारवाड़, पूरे मारवाड़ की तरफ से आपको राम राम स्वीकार। बिल्कुल, राम राम। राम राम। बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? अब हुक्म मेरा ये क्या है कि मैं तंबाकू सेवन करता हूँ और मैं स्मोकिंग भी कभी कभी ले रहा हूँ, तो मैं ये दोनों में से एक छोड़ना चाह रहा हूँ। आप छोड़ना चाहते हैं? जी जी।
जी, बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव जो ये लेना चाहते हैं, तो इसको हम इस बीमारी से भी रिलेट करके बात कर लेते हैं और आप इस पे भी जानकारी दे दीजिए। देखिए, मैं किसी भी तरह से स्मोकिंग और टोबैको जो तंबाकू का सेवन है उसको मैं कहीं भी तरह से एंडोर्स या प्रमोट या मैं उसके लिए एक सिगरेट के लिए भी मैं हाँ नहीं करूँगा कि पेट में चल जाती है। हाँ, स्मोकिंग इज़ डेंजरस, हैजार्डस, और स्मोकिंग और तंबाकू दोनों से ही हमें फेफड़ों के कैंसर, जी, मुंह के कैंसर, और उन कैंसर से अगर मैं आज की बात करूं अपने जो फेफड़ों में पानी भरना, क्योंकि कई बार हमारे पास जो कैंसर के पेशेंट आते हैं वो फेफड़ों में पानी भरने की समस्या लेके आते हैं, तो कई बार जो कैंसर होता है वो फेफड़ों में पानी के रूप में भी आपके पास प्रेजेंट हो सकता है। इसलिए स्मोकिंग मैं और कहूँगा उसका एक बहुत महत्वपूर्ण जो कारण है वो स्मोकिंग हो सकता है, यानी कि तंबाकू सेवन हो सकता इसीलिए है। आप स्मोकिंग जितना जल्दी हो उतना छोड़ें, क्योंकि स्मोकिंग किसी भी तरह से बेनिफिशियल नहीं है। बिल्कुल। और प्रेम जी, आप आपके जो चिकित्सक हैं उनके पास जाएं, उनसे बात करें कि किस तरह से आप जो स्मोकिंग है उसको छोड़ सकते हैं। आसपास बहुत सारे इस तरह के सेंटर्स हैं जो मदद करते हैं किसी भी व्यक्ति को कि वो इस तरह की किसी भी नशे से जल्द मुक्त हो सके। एब्सोल्युटली। और इसके लिए आपको प्रॉपर एक स्मोकिंग सजेशन जो अपनी काउंसलिंग होती है जी, उसमें हम लोग पेशेंट की काउंसलिंग के साथ में एक आजकल कुछ मेडिकेशंस भी आती है जो कि आपकी क्रेविंग को कम करती है। जी, तो देयर इज मेथड्स आर देयर, तो उसमें आप अपने डॉक्टर से, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि आप चिकित्सक की निगरानी में और उससे परामर्श के बाद आप प्रॉपर तरीके से स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो आगे चलते हैं अपनी चर्चा पर। और आप बता रहे थे कि 25% तक पता चलता है कि पानी की वजह क्या है, तो आप बोलते जो आंसर देता है पानी, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो जैसे कि हमने देखा कि पानी हमने निकाला और वो हम सोनोग्राफी गाइडेड सुई से निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं थोरासेंटेसिस, या फेफड़ों के बाहर जो झिल्ली के बीच में पानी भर गया है उसको आपने टैपिंग किया है, प्लूरल टैपिंग बोल देते हैं उसको, या थोरासेंटेसिस बोल देते हैं। ठीक है, ये बहुत सामान्य प्रोसीजर है और मिनिमल एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जिसमें एक सुई लगानी होती है पंक्चर की तरह। लेकिन इससे एक जो है इसकी जो लिमिटेशन वो यही है कि इसमें हमें 25 to 40% तक हमें आंसर का पता लग पाता है। इसका मतलब 10 में से अगर मैं 10 लोगों का पानी निकालता हूँ तो उसमें मुझे 4 लोगों में पता लगेगा कि ये पानी किस कारण से बना है और मैं उसमें आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। बट 6 लोगों में स्टिल मैं श्योर नहीं हूँ कि ये पानी किस कारण से बना है। ये तो बड़ी पेचीदा एग्जैक्टली, ये बड़ी लिमिटेशन। तो इसीलिए मैंने जो मतलब आज का हमारा जो चर्चा का विषय है कि कैसे हमारा जो डायग्नोस्टिक टूल है या न्यूअर टेक्निक्स है या न्यूअर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, उन्होंने ये जो है इसकी पूरी जो दिशा है हमारी पूरी बदल दी। जी, तो किस तरह के अब इंटरवेंशंस आ गए, क्योंकि विज्ञान लगातार तरक्की कर रहा है, मेडिकल साइंस में तरक्की हो रही है, तो कैसे जो 60% है जिनका नहीं पता चल पा रहा, उनके बारे में जानकारी कैसे मिल सकती है? क्या कुछ नया आया है इस दिशा में? यस, तो इसमें देखिए अभी जो हमारे पास नया जो इंस्ट्रूमेंट या नया जो टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं प्लूरोस्कोपी, तो इसको मेडिकल थोरेकोस्कोपी भी बोलते हैं कुछ जगह, और इंटरचेंजेबल है दोनों नाम। तो प्लूरोस्कोपी एक बहुत ही सिंपल, प्लूरा जो होता है वो मेडिकल हमारी लिटरेचर में या मेडिकल साइंस में प्लूरा का मतलब है जो फेफड़ों के बाहर झिल्ली है, उसका ये मेडिकल नाम है। ठीक है, स्कोप मतलब कहीं भी आप देखना, स्कोपी मतलब आप देखना। तो आपने क्या किया है, प्लूरा के अंदर एक कट लगा के और आपने अंदर जाके उस प्लूरल कैविटी को पूरे को आपने देख लिया। उस देखने की विधि को एक इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं प्लूरोस्कोप, एक डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम प्लूरल कैविटी के अंदर एंटर करते हैं और उस पूरी प्लूरल कैविटी है जो अंदर की पूरी कैविटी, उसका पूरा मुआयना करते हैं और उसका पूरा देखते हैं उसमें कहाँ एबनॉर्मल कोई लीजन पड़ा है, कोई एबनॉर्मल गांठ पड़ी है, पानी कहाँ लोकेटेड है, कोई पर्टिकुलर एक पॉकेट में है, तो उसको अपन पूरी उसकी निगरानी करके, और जहां कहीं भी हमें एबनॉर्मल टिश्यू दिखता है या हमें लगता है कि यहां से ये जो प्लूरा है वो नॉर्मल नहीं है, वहां से हम उसका बायोप्सी सैंपल ले सकते हैं और मल्टीपल सैंपल ले सकते हैं। इससे हमारी इंटरेस्टिंग ये चीज है कि इससे हमारा जो डायग्नोस्टिक यील्ड है या जो हमें उत्तर मिलने की जो क्षमता है वो 95 से 98% तक हो जाती है, जहां 40% से लेके 98% तक। बिल्कुल, तो ये बहुत ही एक बेहतरीन तकनीक है जो समझ पा रही हूँ मैं। इसकी जो रिपोर्ट है वो कितने दिन में आती है और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये जो आपने बायोप्सी की है ये इस कारण से और इस तरह से इसका निदान होगा, उसके बाद क्या होता है? राइट, तो जैसे हम समझे अभी कि प्लूरोस्कोपी मीन्स अपने फेफड़ों की झिल्ली के अंदर आपको जाके और पानी को निकालना और उसके बाद में उससे सैंपलिंग लेना। तो ये एक बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है। ठीक है ना, मिनिमल इन्वेजिव का मतलब मैं बोलूंगा कि इसके लिए कोई पेशेंट को हमें बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी ऑफ केसेस में
हमें बेहोश करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट एक लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं हम। अगर मतलब हमारे दर्शक कभी इस चीज से परिचित हों कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अगर हमें फेफड़ों में पानी भर जाता है तो हम लोग एक चेस्ट ट्यूब डालते हैं, हल्का सा लोकल एनेस्थीसिया कट लगा के, और एक ट्यूब डालते हैं, ट्यूब से हम सारा पानी ड्रेन कर लेते हैं। यहाँ पे बस उसी का एक एक्सटेंशन है कि आपको वो जो ट्यूब है उसकी जगह आपको अंदर एक प्लूरोस्कोप डालना है जिसके आगे कैमरा लगा होता है और उसके अंदर एक बायोप्सी का चैनल भी होता है। तो हमने क्या किया, डुअल एडवांटेज हो गया। जहां हम ब्लाइंड ट्यूब डाल रहे थे उसकी जगह नाउ हम विजुअलाइज करके ट्यूब डाल रहे हैं और साथ में हम बायोप्सी ले रहे हैं। तो इट मींस वन पिक्चर इज वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स, बिकॉज जितना मैं ब्लाइंड गेस कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मेरी हिस्ट्री से कि पेशेंट को ये लग रहा है, ये हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, संभावनाओं के बियॉन्ड जाकर के एग्जैक्टली क्या कारण है उसका पता लगता है। इससे फायदा क्या होता है कि हमारा कि एक तो पेशेंट का डायग्नोसिस टाइमली हुआ, दूसरे नंबर पे क्या हुआ, पेशेंट का टाइम बचा और ट्रीटमेंट राइट टाइम पे स्टार्ट हुआ। तो अब जैसे आपने पूछा कि इसमें हमें ट्रीटमेंट बायोप्सी का जो रिजल्ट्स कितने दिनों में आते हैं, वेरी करते हैं अपने प्लेस टू प्लेस, बट मैक्सिमम जगह पे बायोप्सी के जो आंसर्स हैं हमारे वो 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन या 5 दिन में आ जाते हैं। एक प्रश्न आया है दिमाग में कि चूंकि आप वो स्कोपी जो भी आपने बताया जिस तरह का ट्रीटमेंट है आप वो कर रहे हैं, जब आपको पानी दिख ही रहा है, जब वो पानी को आइडेंटिफाई कर सकता है तो उसको ड्रेन भी तो कर सकता है, तो हम डायरेक्टली उसको ड्रेन क्यों नहीं करते, उसके बाद हम बायोप्सी का वेट क्यों करते, क्योंकि पानी ही तो निकालना है हमें। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अब मुझे जब फेफड़ों के जो बाहर झिल्ली है उसके बीच में पानी पड़ा है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि फेफड़ों में जो पानी होता है, अब वो जब आपकी झिल्ली है उस झिल्ली में कहीं ना कहीं सूजन आ रही है या उस झिल्ली में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, उसी के कारण वहां पे पानी इकट्ठा होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पानी में कई बार पानी में उस एबनॉर्मल बीमारी के जो कण होते हैं वो आ जाते हैं और कई बार उस बीमारी के कण उसमें नहीं आते हैं। तो जब आप खाली पानी निकालते हैं तो आपको पूरा उत्तर नहीं मिलता है। तो लेकिन जब आप अंदर जा रहे हैं तो आपने पानी तो निकाला ही निकाला, लेकिन साथ में आपने क्या किया, जो एबनॉर्मल प्लूरा थी उसके ऊपर अगर मान लो कोई गांठ बनी हुई है वो पानी के साथ में तो नहीं आएगी बाहर, तो वहां पे आप उसको विजुअलाइज करके और अंडर विजन डायरेक्टली आप उसका टिश्यू ले सकते हैं, जो कि ब्लाइंडली मतलब होता भी है लेकिन उसके ब्लाइंड में उसके उत्तर मिलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल सही बोला, जैसे कि पानी भी निकाल सकते हैं और साथ में हम उसको बायोप्सी भी ले सकते हैं, तो डुअल काम कर सकते हैं, क्योंकि पानी तो हम सुई से निकाल रहे थे और उसके लिए तो इतनी बड़ी ट्यूब डालने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, ड्रेन तो किया ही किया पानी, सारा पानी भी ड्रेन हो गया और साथ में हमने बायोप्सी भी ले लिया। और बायोप्सी आने से आपको आंसर जो है, जब पानी निकल जाता होगा, जो साधारण स्तर है पानी का लंग्स में रह जाता होगा, तो उससे भी पेशेंट को काफी रिलीफ मिलता होगा। नॉर्मली मैंने आपको जैसे बताया इस झिल्ली के बीच में पानी ना के बराबर होता है, इतना ही पानी होता है जैसे कि हमारे लंग स्लाइड कर सके। तो जैसे हम प्लूरोस्कोप करते हैं उसके बाद ट्यूब डालते हैं तो उससे सारा पानी निकल जाता है बचा हुआ। उसके बाद हम जनरली पेशेंट को 1-2 दिन के लिए ट्यूब रखते हैं और हम देखते हैं कि फ्लूइड कितना आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर पानी कम हो जाता है तो हम ट्यूब को निकाल देते हैं, जिससे कि फेफड़ा पूरा फूल जाता है। और अगर उसमें ट्यूबरक्लोसिस आता है तो हम ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर उसमें मैलिग्नेंसी आती है, कैंसर आता है, तो हम उसका कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ में डिस्कस करके उसका प्लान होता है। और अगर वो सिंपल इन्फेक्शन है या निमोनिया के कारण पानी बने तो उसके लिए एडिक्वेट एंटीबायोटिक देते हैं, जिससे हमें पता लगे भी ये अपना इसमें बैक्टीरिया कौन सा है या कौन सा इसमें इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से हम आपको एंटीबायोटिक जो भी 1 वीक 2 वीक 3 वीक होते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स क्लिनिकल रेस्पॉन्स होता है। यानी इसमें जो पेशेंट है उसको एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती? एडमिट करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि इसमें ये प्रोसीजर तो कॉन्शियस सेडेशन में होता है आपका। ये प्रोसीजर आपका लोकल एनेस्थीसिया में, क्योंकि आपको कोई पेशेंट को बेहोश करने की जरूरत नहीं होती, लोकल एनेस्थीसिया में होता है। लेकिन क्योंकि पेशेंट को प्रोसीजर के बाद में हमारी पेशेंट को ट्यूब लगती है, एक ट्यूब लगी रहती है यहाँ पे साइड में, यहाँ पे लेफ्ट या राइट जहाँ भी, तो उस ट्यूब के साथ में आप ड्रेन को आउटपुट मॉनिटर करते हैं। तो उसके लिए जनरली आप पेशेंट को 1 या 2 दिन मॉनिटरिंग के लिए रख लेते हैं, क्योंकि ये आपने बहुत सही सवाल पूछा, क्योंकि प्रोसीजर के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको प्रोसीजर के बाद में पेशेंट कैसे बिहेव कर रहा है, पेशेंट को पेन कितना हो रहा है, अंदर से आपने अगर बायोप्सी वगैरह कोई लिया है तो वहां कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, ठीक है, पानी पूरा ड्रेन हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो ये इन सब चीजों के लिए देखने के लिए ऑब्जर्वेशंस एग्जैक्टली। तो पोस्ट ऑप आपको कहीं ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि आपने फेफड़ों के बाहर प्रोसीजर किया है तो पेशेंट को अचानक पेन हो रहा है, पेशेंट बहुत एडिक्वेटली ब्रीथ नहीं कर पा रहा। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या होता है कि अगर ये एडवांस एज के पेशेंट होते हैं, जैसे कि आपने कभी सवाल पूछा, शायद मैं उसका उत्तर देना कहीं मिस कर गया, कि फेफड़ों में पानी किसी भी उम्र में भर सकता है। अब आप एक फर्ज करिए, एक 65 या 70 साल का कोई व्यक्ति है या महिला है,
जिनको कि पहले से ही डायबिटीज है या हार्ट की प्रॉब्लम है, अब अचानक उनको पानी भरा है, उनको भूख नहीं लग रही, वजन कम हो रहा है और हमें सस्पेक्ट हो रहा है कि 70 साल जो 70 की एज है उसमें हमें हो सकता है कि इनको टीबी भी हो सकता है इनको मैलिग्नेंसी या कैंसर की संभावना भी हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें प्लूरोस्कोपी करना है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम पहले कार्डियोलॉजिस्ट से राय लेते हैं कि पेशेंट को प्रोसीजर करना सेफ है या नहीं है, ठीक है। फिर हम उनकी फिटनेस देखते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि हाँ पेशेंट को प्रोसीजर करना सेफ है, फिर हम प्रोसीजर करते हैं और उसके बाद में जनरली प्रोसीजर हमारा 20 से 30 मिनट का प्रोसीजर होता है। फिर हम निगरानी में रखते हैं कि पेशेंट को कोई प्रोसीजर रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं और प्रोसीजर के कारण बॉडी के अन्य ऑर्गन्स पे कोई स्ट्रेस तो नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने जब ट्यूब लगी हुई है उससे आप जो फ्लूइड कितना ड्रेन हो रहा है, कितना पानी डेली आ रहा है, उसको आप मॉनिटर भी कर सकते हो। बिल्कुल। एक बार ये प्रोसीजर हो जाए तो उसके बाद में आपको जब पता चल जाता है कि क्या कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो क्या ये संभावना रहती है कि बार बार पानी भर रहा है या बार बार पेशेंट को आना पड़ रहा है, उसकी रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं? ये बहुत ही सही सवाल पूछा आपने। देखिए, जब अगर ये जो समस्या आती है हमारी, अगर पानी हमारा कैंसर के कारण भर रहा है, तो कैंसर में पानी जो होता है, अगर उनमें कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट में बार बार पानी बढ़ता रहता है, ठीक है ना, कैंसर के मिशन में। तो अगर कैंसर, तो हमें सबसे पहला ट्रीटमेंट करना होता है कैंसर के लिए कीमोथेरेपी स्टार्ट करना, या जो भी उनका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और जिस भी टाइप का कैंसर होता है, अगर हमें लगता है कि ये फेफड़ों का जो पानी है वो कैंसर के कारण भरा है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी मतलब आपने कीमोथेरेपी भी स्टार्ट कर रखी है, फिर भी पानी बार बार भर रहा है, ऐसी कंडीशन में हम उसको बोलते हैं रिकरेंट मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन, जिसके कारण पेशेंट को बार बार सांस की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पेशेंट को सांस फूलता है जब पानी भरता है। तो यहाँ पे हम लोग बार बार सुई से या ट्यूब लगाकर पानी निकालने को हम सलाह नहीं देते। तो यहाँ पे अगेन आपने जो बहुत सही सवाल पूछा, जिसमें कि ऐसी कंडीशन में हम प्लूरोस्कोपी से क्या करते हैं, हम अंदर जाकर और एक टैल्क पाउडर होता है, मेडिकेटेड पाउडर होता है, उससे हम दोनों झिल्लियों का जो स्पेस है उसको हम बंद कर देते हैं कि पानी भरना बंद हो जाए। एग्जैक्टली। तो हमने वो स्पेस ही ऑब्लिटरेट कर दिया, जिसको हम बोलते हैं प्लूरोडेसिस, एडहेजन करना, मतलब प्लूरा वही सेम जो मैंने बताया आपको झिल्लियों का नाम होता है, और एडेसिस मतलब है उन दोनों को झिल्लियों का चिपकना। डॉक्टर साहब, ये चर्चा जो है बहुत गंभीर भी है, महत्वपूर्ण भी है और रोचक भी है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं वाकई ही बहुत साधारण और सहज भी लग रही है, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है। क्या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो कोई भी व्यक्ति ले सकता है ऐसा कि इस स्थिति तक पहुंचे ही ना, और यदि हो भी चुकी है तो किस तरह से अपने जीवन को नॉर्मल और ठीक रख सकता है, कैसे स्वस्थ होने की दिशा में दोबारा आगे बढ़ सकता है? देखिए, मैं आज मेरे डिस्कशन से अगर मुझे लगता है कि एक मैसेज अगर पेशेंट पब्लिक को या पेशेंट्स को जो पता लगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके फेफड़ों में पानी भरने के बारे में आपको पता लग गया है, पहले तो आप अपनी बीमारी को इग्नोर ना करें और जितनी जल्दी हो स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं। स्क्रीनिंग में हमारा जो आता है चेस्ट एक्सरे, बिकॉज एवरी टाइम यू डोंट नीड सीटी स्कैन मल्टीपल टाइम बिकॉज इट क्रिएट द रेडिएशन एक्सपोजर। तो आपने जैसे आपको पता लगा कि फेफड़ों में पानी है और वो अगर अर्ली स्टेज में है, तो आप बेटर है कि उसका डायग्नोसिस करवाएं, उसको लेट ना करें। क्योंकि होता क्या है कि वो पड़ा पड़ा वहां पे जो पानी है, अगर वो 1-2 महीने तक जमा रहता है तो वो झिल्ली को मोटा कर देता है और पानी वहां पे गाढ़ा हो जाता है। तो अगर ये मैसेज मुझे लगता है कि अब पेशेंट्स को ये अगर मिले कि अगर ये पानी अर्ली स्टेज पे हम इसको इंटरवीन करें, पूरा ड्रेन करके डायग्नोसिस बनाएं, तो ये प्लूरल थिकनिंग होने की या फेफड़े के बाहर की झिल्ली की मोटे होने की समस्याएं जो है बिल्कुल खत्म हो सकती है। क्योंकि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं कि अगर पेशेंट को ये ना हो, अगर हम प्लूरोस्कोपी ना करें और फेफड़ों की झिल्ली बाहर की बहुत मोटी हो गई और उनके बीच में जो पानी है वो जम गया, तो लेटर ऑन ये पेशेंट्स हमें इनको सर्जिकल करेक्शन करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि यदि आपको किसी भी प्रकार की श्वास संबंधी रोग हो या कोई परेशानी हो रही हो, तो तुरंत अपने चिकित्सक के पास जाएं और अपना इलाज जल्द से जल्द शुरू कराएं। डॉक्टर राकेश गुदारा, आपने हमारे लिए समय निकाला और जो भी जानकारी दी, हमें पूरी उम्मीद है हमारे दर्शकों से जरूर से लाभान्वित होंगे। हमारे साथ हेलो डॉक्टर में आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।